कि संविधान के दायरे में रहकर कार्य करने की जो हमारी कार्य प्रणाली है उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप करना गैर संवैधानिक है क्या, ने हमारे लिए सवाल पूछा। तो छानबीन के बाद पता चला कि राजनीतिक हस्तक्षेप करना हर नागरिक का लोकतांत्रिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। तो हम कोई गैर संवैधानिक काम नहीं कर रहे हैं, संविधान के तहत ही काम कर रहे हैं। इससे हमारे आंदोलन की विधानसभा के अधीन जो कानून बनाए जा रहे हैं हमारे लोगों के खिलाफ में को रोक लगाने का काम भी कर सकते हैं। तो हम लोगों ने उस हस्तक्षेप को स्वीकार किया और उसके तहत 9 अक्टूबर को लखनऊ के रमाबाई आम्बेडकर मैदान में ने बड़ी रैली की। वो इतनी बड़ी रैली थी कि मायावती ने जो कार्यक्रम हमारे कार्यक्रम में लोग नहीं जाने चाहिए, वो इतनी डरी हुई है। तो जो डरा हुआ होता है वो मरा हुआ होता है, और जो मरा हुआ होता है मैं आपको बता दूं वो जिंदा नहीं होता है। क्योंकि ये भी बताना जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है कि जो मरा हुआ होता है वो जिंदा नहीं होता है। और इसके बावजूद भी अगर कोई हलचल कर रहा है तो वो मरे हुए आदमी की हलचल है, उसको ज़्यादा अहमियत देने की ज़रूरत नहीं है। मैं कह रहा था कि मायावती को इस चुनाव में 7-8% वोट पड़ेंगे, मैं ऐसा कह रहा हूं। मुझे आज सवेरे आकर किसी ने कहा कि सी वोटर सर्वे वालों ने ये कहा कि 7-8% मायावती को पड़ेगा। तो किसी ने पता नहीं मेरी बात उनको बता दिया होगा, देशमुख को। क्यों इतना कम पड़ेंगे वोट? 22.5% मायावती को वोट पड़े पिछले विधानसभा में, वो 7-8% क्यों पड़ेंगे कम? वो ये बात सी वोटर वाले बता नहीं रहे कि क्यों कम पड़ेंगे। वो ये नहीं बता रहे कि ये मायावती का वोट शिफ्ट हो रहा है, ये नहीं बता रहे। मायावती का वोट बीजेपी की तरफ जा रहा है, ये भी नहीं बता रहे। मायावती का वोट कांग्रेस की तरफ जा रहा है, ये भी नहीं बता रहे, बल्कि कांग्रेस का 6% बता रहे। बीच के पीरियड में उन्होंने ही सी वोटर वालों ने बताया था, तो ये 9 का और 6 बताया, तो इसका मतलब कांग्रेस की तरफ भी नहीं जा रहे हैं। तो ये वो नहीं बता रहे हैं कि समाजवादी की तरफ जा रहे हैं, मगर बात तो यही दिख रही कि वो समाजवादी की तरफ जा रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं। विलास, खास बात बता रहा हूं। मगर सी वोटर वालों ने बताया था कि समाजवादी को 32% पड़ेंगे। तो मैंने कहा समाजवादी को कितना बता रहे हैं? कहा 31 बता रहे। तो फिर तो इसका मतलब मायावती के वोट समाजवादी को भी नहीं जा रहे। अरे फिर जा कहाँ रहे? मतलब हेवन में तो नहीं जा रहे, तो कहीं ना कहीं तो जा रहे हैं। तो नाम लेने को क्यों शर्म लग रही है सी वोटर वालों को कि भाई ये फैक्टर तो नया डेवलप हो गया वामन मेश्राम का। एक पत्रकार ने मुझे पूछा कि आपकी सीटें कितनी चुनकर आएगी। मैंने कहा मैं तो कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, मगर हमारी 2 ताकतें हैं। एक है हमारा उपयोगिता मूल्य, जिसके तहत हमारे वोट ट्रांसफर करवा के सीटों को जितवाया जा सकता है। ये हमारा उपयोगिता मूल्य है, जिससे दूसरों की और हमारी सीटें जितवाई जा सकती है। 2, एक है मैंने कहा हमारा उपद्रव मूल्य, उपद्रव करने की हमारी क्षमता।
ये हमारे आंदोलन ने हासिल की हुई शक्ति है, सामान्य बात नहीं है ये, कि हमने अगर मान लो तय गए फला फला को हरवाना है। उदाहरण देता हूं, दिल्ली में हरिकिशन लाल भगत, HKL भगत कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। उसको अनक्राउन किंग बोलते थे दिल्ली में, अनक्राउन किंग, यानी राजा है, केवल क्राउन नहीं है, राजमुकुट नहीं है, बाकी राजा है, ऐसा बोलते थे। तो काशीराम जी ने कहा कि अब ये चुनाव में मैं वो राजा कैसे चुनाव जीतता है देखता हूं। तो उन्होंने फॉर्म भरा, कहा कि नहीं, कहे HKL भगत कार्यकर्ताओं ने पूछा कहाँ लड़ोगे आप? जहां HKL भगत लड़ेगा वही मैं लड़ूंगा, मैं डिसाइड नहीं करूंगा कहाँ लड़ूंगा, जहां HKL भगत लड़ेगा वही मैं लड़ूंगा। ऐसे ही हुआ, फॉर्म भरा और HKL भगत को मालूम हो गया कि काशीराम जी लड़ रहे हैं। तब उनको पता चला चुनाव हम जीत नहीं सकते। इमीडिएट आदमी भेजे काशीराम जी के पास कि आपको क्या चाहिए, कितना चाहिए, बोल दीजिए, केवल बस ऐसा मुंह से निकाल दीजिए। तो कहा कि नहीं, हमको बोलना नहीं है, चाहिए नहीं है, हमारे पास चने खाने के लिए भी नहीं है, मगर ये नहीं चाहिए है। तो क्या चाहिए? HKL भगत को हरवाना ये चाहिए। भगत जी को बोलिए दे सकते हो क्या? ये तो वो दे नहीं सकते। जो दे नहीं सकते फिर बात करने का कोई मतलब नहीं है ना। चुनाव होगा और फिर उस समय काशीराम जी को ऊंट का चुनाव निशान मिला और HKL भगत चुनाव में हार गए, क्योंकि काशीराम जी वह चुनाव जीतने के लिए लड़े नहीं थे और इसको हरवाने के लड़े थे और HKL भगत चुनाव हार गए। हारने के बाद जानते हो क्या हुआ? जो उस व्यक्ति का सूरज अस्त हुआ वो अल्लाह को प्यारे हो गए बाद में, फिर दोबारा कभी उठ के खड़े नहीं हुए। तो मैं पत्रकारों को कहा उपद्रव मूल्य क्या होता है ये समझाने के लिए उदाहरण दे रहा हूं। जहां हमारी इच्छा हो वहां बीजेपी को हरवाएंगे, जहां हमारी इच्छा हुई और किसी को हरवाएंगे। ये हमारा ये रणनीति मामला है, ये रणनीतिक है, ये दावपेच वाला मामला है। हमारे आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए जो करना जरूरी होगा सब करेंगे। तो हमारा संगठन शक्ति का काम यहां तक आगे बढ़ चुका है। तो हम लोग अभी आने वाले समय में 3 बड़े काम जो है वो हम करेंगे। एक तो जो हमारे संवैधानिक अधिकार हैं, जिन्होंने खत्म करने की कोशिश की, उनसे सड़कों पर निपटेंगे, बख्शेंगे नहीं, निपटेंगे। निपटेंगे समझ रहे हैं ना आप लोग? हाँ, ये हमारा देसी शब्द है। मैं देहाती आदमी हूं, शुद्ध हिंदी नहीं बोल सकता, देहाती शब्द निपटेंगे। दूसरा है राजनीतिक हस्तक्षेप। तो मैं किसी राजनीतिक पार्टी का सदस्य हूं नहीं, मगर राजनीतिक हस्तक्षेप कर सकता हूं। कोई मुझे ये नहीं कह सकता कि ये काम आप क्यों कर रहे हो, गैर संवैधानिक तो है नहीं। तीसरा है सुप्रीम कोर्ट को
आर्टिकल 32 के तहत जो बहुत सारे पावर दिए गए हैं, उस पावर के तहत हम लोग मामलों को सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे। जैसे ईवीएम मशीन का मामला मैं लेकर गया और सारे देश भर में पेपर ट्रेल मशीन लगवाया है, मैंने लगवाया। तो इस तरह से ये 3 काम है जिसको हम लोग करेंगे।